यह है विनोद, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और महीने के 50,000 रुपए कमाता है। और ये अपने टेरेस पे कोई ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि ये यहाँ से कूदने की सोच रहा है। अब आप सोचोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर 35 लाख से ज़्यादा का लॉस कर दिया है और इस पे बहुत ज़्यादा उधारी भी चढ़ गई है। और ये इसके साथ कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2019, जैन का महीना। विनोद थाने में रहता था और एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता था, जहां इसकी मंथली सैलरी 45,000 के करीब थी। इसके पास 10 लाख से ज़्यादा की सेविंग भी थी और इसकी वाइफ भी काम करती थी इसके साथ साथ। दोनों मिल के काम करके एक थाने में ही घर EMI पे लिए थे 40 लाख के करीब का। और सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ के अंदर, दोनों अच्छी नौकरी पे थे। बट विनोद के अंदर एक अनसेटिस्फाइंग फीलिंग थी कि वो लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं कर रहा है, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा है। उसको लगता था कि वो कब तक ये रैट रेस में रहेगा और वो शायद हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। उसको कोई रास्ता चाहिए था जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए, जिसके लिए ये अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछता है, इवन इंटरनेट पे जाके सर्च करता है। बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत सर्चेस करने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद इसको एक रास्ता मिलता है जो इसकी पूरी जिंदगी टर्न अराउंड करने वाला होता है। वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। Nifty all-time high. Indian market is doing great than ever. Option trading. Option trading. Stock market trading. विनोद 6 महीने से लेके 1 साल तक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करता है, बुक्स पढ़ता है, उनके कोर्सेज लेता है, इवन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लेता है। तो साल आता है 2020 और साथ में लाता है वन ऑफ द डेंजरस पैंडेमिक इन दिस डेकेड। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और दुनिया के साथ साथ विनोद का भी काम थोड़े समय के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। वो घर में रहता है, अब उसके पास पूरा टाइम रहता है ट्रेडिंग को देने के लिए। भाई साहब, वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है, अपने सेविंग के 10 लाख लगा देता है और कुछ ही महीनों के अंदर वो 10 लाख को 16 लाख तक बढ़ा देता है। और अब विनोद को लगता है कि उसने क्रैक कर लिया है रिच बनने का कोड। और वो भाई EMI पे अलग अलग चीज़ें खरीदने लग जाता है, वैकेशन की टिकट्स बुक करने लग जाता है। बट जो उसका बिगनर लक रहता है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो अब धीरे धीरे फेड अवे होने लगता है। जो कभी कभार के लॉसेस होते हैं ना, वो अब रेगुलर लॉसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। जो हर रोज़ का प्रॉफिट होता है ना, वो अभी कभी कभार का प्रॉफिट बनने लग जाता है, जिससे इसको डोपामिन हिट तो मिलता है प्रॉफिट की वजह से, लेकिन ये ओवर द लॉन्ग रन लॉसेस करते ही जाता है और ट्रेडिंग को छोड़ नहीं पाता है। जिस वजह से आने वाले 3-4 सालों के अंदर ही इसने 35 लाख से ज़्यादा लॉस कर दिया था। इवन इसकी सेविंग फेड अवे हो गई थी, इसका घर हाथ से चला गया था और इस पे बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया था। और ये जो कहानी है ना, ये विनोद की नहीं है, ये इंडिया के मोस्ट ट्रेडर्स की कहानी है। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। तो आज के ये एपिसोड के अंदर है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये शेयर मार्केट, ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे, ये भारत के अंदर कैसे आया और ये आखिरकार वर्क कैसे करता है, और क्या सच में आप इससे पैसे कमा सकते हो, और अगर हाँ पैसे कमा सकते हो तो कैसे कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ये एपिसोड में शेयर करूंगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। 70 record closing highs so far for the Dow. Blasting through a ceiling. In a record-setting IPO. Investors who have been riding the wave. When the stock market is booming, we're made to believe the economy is booming. साल था 1600 का,
यूरोप की कड़कती फड़कती ठंडी में महीना था जनवरी का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से अपना शिपिंग बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला रही थी। वो अपनी शिप्स दूसरे देशों में भेजती थी, वहां माल सेल करती थी और वहां से माल भी इंपोर्ट करके लेके आती थी और वो वापस यूरोप एम्स्टर्डम में बेचती थी। ये कॉन्टिनेंट लाइक अफ्रीका में जाके मिनरल्स ट्रेड करती थी और एशिया में स्पाइसेस एंड कॉटन ट्रेड करती थी और इसका बिजनेस है ना बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। इवन इसने थोड़ी बहुत मिलिट्री भी एक्वायर कर ली थी अपने अंडर में, जिससे ये छोटे छोटे रीजन के अंदर कब्जा करती थी और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाती थी। बट यहाँ है ना इनको एक मेजर कम्युनिटी जो रहती है ना बहुत तंग करती है, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। वो होती है 1600 की पायरेट्स की कम्युनिटी। और वो समय के जो पायरेट्स होते हैं ना वो इतने डेंजर होते हैं कि वो शिप लूटने के साथ साथ कभी कभार शिप के क्रू के साथ शिप को पानी के अंदर दफन कर दिया करते थे, जिससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बहुत इफेक्ट हो रहा था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे लड़ने की बहुत बार कोशिश की, इनके बैटल्स बहुत बार हुए, लेकिन शिप्स के ट्रेड करके वापस आने के चांसेस मोस्टली 50-50 ही होते थे। तो अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए एक आइडिया लगाया। उन्होंने एम्स्टर्डम के अंदर जो रिच लोग थे, जो बिजनेस ओनर थे, उनसे मिलना शुरू किया और उनको बोला कि देखो हमारी शिप्स दूसरे देशों में जाती है, वहाँ से ट्रेड करती है, अच्छा खासा प्रॉफिट करके आती है, लेकिन और मोस्टली हमारे शिप्स के आने के चांसेस 70% रहते, 30% टाइम कभी कभी नहीं आ पाती है, लेकिन 70% टाइम आती है। तो आप अगर हमारी शिप्स के ऊपर पैसा लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगे और हमारा भी लॉस थोड़ा बहुत मिनिमाइज होगा अगर हमारी शिप नहीं आ पाई। तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही जन मानते हैं और ये कंपनी की शिप्स पे पैसा लगाते हैं। और लकीली कुछ शिप्स जाती है और बिजनेस करके आती है और ये बिजनेस ओनर को प्रॉफिट्स मिल जाता है और ये बात पूरे एम्स्टर्डम में फैल जाती है। तो जो लोगों के पास पैसा होता है वो जाके ये शिप्स ओनर के साथ डील करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील करते हैं और अपने पैसे ये शिप्स पे लगाते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ एक शिप पे पैसा नहीं लगाते, वो मल्टीपल शिप पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर समझो 10 शिप गई है उसमें से 2-3 भी वापस आ जाएगी तो इनके इन्वेस्टिंग मनी के साथ साथ इनको दुगना तिगना प्रॉफिट भी मिल जाता था। और ये चीज़ है ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखी और उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक गेम प्लान खेला। उन्होंने अब जाके ये इन्वेस्टर्स को, बिजनेस ओनर्स को बोला कि आप हमारे शिप पे पैसा मत लगाओ, आप ये पैसे है ना हमें दो और हमारे शेयर्स लो। इससे क्या होगा, हम और भी अच्छी शिप्स बना पाएंगे और बहुत ज़्यादा शिप्स खरीद पाएंगे, साथ ही साथ हम हमारी मिलिट्री पावर भी बढ़ा पाएंगे, जिससे हम पायरेट से लड़ पाए। हम हमारी शिप्स को बहुत दूर दूर तक ट्रेड करने के लिए भेजेंगे, जिससे जो आपके प्रॉफिट होंगे वो मैक्सिमाइज हो पाएंगे। तो ऐसा करके 1602 अगस्त के महीने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च किया एंड आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को वो शेयर के ऊपर 10x 20x रिटर्न भी दिए। एंड ऐसा करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाने अनजाने में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी, जो आने वाले कुछ सदियों के अंदर लाखों लोगों को करोड़पति अरबपति बनाने वाली थी। इवन वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाली थी। बट भारत में इसको आने के लिए ना अभी भी कुछ सदियां बाकी थी। और वो कैसे हुआ वो भी चलिए शुरुआत से जानते हैं। Never before in the 150-year history of the Bombay Stock Exchange, and never before has the BSE Sensitive Index reflected a truer picture of India's economy. ये आम से दिखने वाले कुछ लोग हैं ना, ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, शायद आपको नहीं पता बट भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख रहे हैं। क्योंकि ये बरगद के पेड़ के नीचे जो 5 ट्रेडर है ना, वो डॉकयार्ड, मुंबई डॉकयार्ड की ऐसी शिप्स पे पैसा लगाते थे जो कॉटन या स्पाइसेस
दूसरे देशों में जाके ट्रेड करती थी, दूसरे जगहों पे जाके ट्रेड करती थी। और जैसे मैंने पहले की स्टोरी में बताया कि शिप्स का वो समय पे जाके वापस आना, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खतरे थे, तो हमेशा जो चांसेस होते थे वो 50-50 होते थे। तो ये लोग बहुत सारी मल्टीपल शिप्स पे पैसा लगाते थे, कुछ कॉटन ट्रेड कर रही है, कुछ स्पाइसेस ट्रेड कर रही है, कुछ मिनरल लेके जा रही है, तो ऐसे अलग अलग शिप्स पे पैसे लगाते थे। तो अगर 10 में से 2-3 शिप भी जाके वापस आती थी तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था और इनका इन्वेस्टेड मनी भी रिटर्न मिल जाता था। तो ये 5 ट्रेडर को देख के और भी लोग ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ने लग गए, क्योंकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। और देखते ही देखते ये बरगद के पेड़ के नीचे 5 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए और ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। जिसके बाद यहाँ के कुछ पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने मिलके नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन की शुरुआत की 1875 में, जो वो बरगद के पेड़ से थोड़ा ही दूर थी, जहां थोड़े सालों के बाद बहुत सारी अलग अलग कंपनी भी लिस्टेड हुई और आने वाले कुछ सालों के अंदर वही नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन इंडिया का बिगेस्ट एंड एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसको आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि अर्ली 1900 में और देश आज़ाद होने के कुछ सालों तक भी यहाँ कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, उन लोग का ही दबदबा था। बट ये चीज़ चेंज होने वाली थी। साल आया 1977 और इंडियन मार्केट के अंदर एक बिजनेस टाइकून की एंट्री हुई, मिस्टर धीरूभाई अंबानी साहब, और उन्होंने इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ मींस रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया, जो सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं था बल्कि एक आम आदमी भी खरीद सकता था और स्टॉक मार्केट से कनेक्ट हो सकता था। और ऐसा करके उन्होंने एक आम आदमी को भी स्टॉक मार्केट से कनेक्ट किया। रिलायंस का शेयर सिर्फ 10 रुपये में लॉन्च करके, और वो 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। और ऐसे हुई इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज की शुरुआत, रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत। और आने वाले कुछ सालों तक है ना, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा ही ऊपर नीचे चलता रहा। बट किसी को नहीं पता था कि ये कुछ सालों की जो शांति है ना, एक बहुत बड़ा तूफान इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर लेके आने वाली है, जो इंडिया का इतिहास और स्टॉक मार्केट को देखने का एक आम आदमी का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है भाई साहब। क्योंकि साल आया 1990s का और लिबरलाइजेशन हुआ और स्टॉक मार्केट के अंदर एक पर्सन की भी साथ ही साथ एंट्री हुई, द फर्स्ट बिग बुल ऑफ इंडिया, मिस्टर हर्षद मेहता। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। और इन्होंने कुछ सालों तक है ना इंडियन स्टॉक मार्केट को ऐसा दौड़ाया, बीएसई को ऐसा दौड़ाया ना भाई साहब, जैसा इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। और ये चीज़ कुछ साल तक चली एंड 1992 में मिस्टर हर्षद मेहता का जो स्कैम है वो एक्सपोज हुआ एंड वापस से स्टॉक मार्केट अपने रियल पोजीशन पे आई। एंड ये स्कैम एक्सपोज होने के बाद है ना, गवर्नमेंट ने सेबी की पावर बढ़ाई और साथ ही साथ बीएसई की पावर कम करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी नींव रख दी। एंड आने वाले कुछ 3 दशक तक हमारा स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता रहा और आज जहां खड़ा है कि घर के अंदर बैठे बैठे हम बीएसई एंड एनएसटी में लिस्टेड 5000 स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक मार्केट का इतिहास। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट आखिरकार वर्क कैसे करता है। देखो, स्टॉक मार्केट है ना, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। कोई भी स्टॉक की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। कोई स्टॉक की अगर सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग उसको खरीदना ही नहीं चाहते हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। कि अगर कोई शेयर की है ना डिमांड बहुत है, समझो टाटा पावर है, उसकी डिमांड बहुत है, सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों ने उसको खरीदा है वो बेचना ही नहीं चाहते हैं, और जो कुछ
चंद लोग हैं उसको बेचना चाहते हैं और वो हाई प्राइस पे बेचना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर ऊपर जाएगा। वही समझो अगर टाटा पावर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लोग उसको धड़ाधड़ बेच रहे, तो जो लोगों को खरीदना होगा वो हाई प्राइस पे नहीं खरीदेगा, वो रुकेगी कि भाई और कम कर तब हम खरीदेंगे, तो ऐसा करके उसका प्राइस नीचे आएगा। और ऐसी जो चीज़ें हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी होती है। मोस्टली जो न्यूज़ होती है ना, 1000 ऑफ न्यूज़ होती है, उस पर डिपेंड होता है हमारे स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। जो गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके जियो पॉलिटिक्स तक ऐसे हजारों चीज़ों पे डिपेंड होता है, जिस वजह से आप देखते हो कि हमारा स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करते हुए चलता रहता है। एंड यही चीज़ों को प्रेडिक्ट करके ट्रेडिंग की जाती है कि आने वाले कुछ समय में वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके लिए बहुत सारे कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मानो तो भाई ऐसे हज़ारों फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करके ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 90% से ज़्यादा ट्रेडर लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग उसको मास्टर कर पाते हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से सिर्फ लाखों ही नहीं करोड़ों और अरबों रुपए कमाए हैं, लाइक मिस्टर राधाकृष्णन दमानी सर, राकेश झुंझुनवाला सर, आशीष कचोलिया, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर एंड मैनी मोर। और वो उन्होंने कैसे किया, उसके लिए मैं आपको 2 स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा जिससे एक आम पर्सन मेरे जैसा और आपके जैसा भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। मैं ना अभी आपको 2 वेज बताऊंगा। पहला होगा इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। कोई भी देश के अंदर एक इंडेक्स रहता है जो वो पूरा स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड रहता है, और उसके अंदर वो इकोनॉमी की कुछ टॉप कंपनीज रहती है। हमारे यहाँ 2 इंडेक्स है, पहला है सेंसेक्स जिसके अंदर BSE की लिस्टेड टॉप 30 कंपनी है, और दूसरा है निफ्टी 50 जो NSE पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनी है। और अगर आप इंडेक्स के अंदर अपना पैसा लगाते हो तो मतलब आप देश की इकोनॉमी के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हो। और जितनी भी स्टडीज हुई है ना USA के अंदर और इंडिया के अंदर, उसने बताया है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स बहुत ही अच्छे रिटर्न देता है। अगर आप इंडियन मार्केट के पिछले 10-15 सालों का भी डेटा उठा के देखो तो आपको सालाना 12 से 15% के रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर मिले हैं इंडेक्स फंड से। तो आप इंडेक्स के अंदर 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होगा कि आप एक बड़ा अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख ऐसा करके एक साथ उसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे और चुपचाप रहोगे 5 साल 10 सालों के लिए और वो अमाउंट को ग्रो होने दोगे। या फिर सेकेंड चीज़, आप इसके साथ साथ SIP भी कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप 500 रुपये से 5000, 50,000 तक हर महीने वो एक इंडेक्स के अंदर रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाते हो, और वो चीज़ आप लंबे समय तक 5 साल, 6 साल, 10 साल तक हर महीने करते जाते हो, जिससे आपको एक बड़ी ग्रोथ मिलती है और इंडेक्स का कंपाउंडेड रिटर्न भी मिलता है। और ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। सेकेंड चीज़ होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आप बहुत ही अच्छी कंपनी को देखते हो जो लंबे समय तक रेलेवेंट रहेगी। जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोको कोला को देखा था, बहुत सारे लोग डी-मार्ट को, रिलायंस को, इसके अंदर लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंपनीज है आने वाले लंबे समय तक इंडियन मार्केट के अंदर रेलेवेंट रहेगी और साथ ही साथ ग्रो भी करेगी। तो ऐसी अच्छी कंपनीज के अंदर भी आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इंडेक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा चार्ली मंगर के एक इम्पॉर्टेंट कोट के साथ कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ द स्टॉक बट इन द वेटिंग। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो ये वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब देख ले, बाय।